पॉइंट मुझे बताएं कि थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि ये इक्तिसादी और माशी जंग है, लेकिन ये इसराइल को इसमें कूद पड़ा और इसराइल ने ईरान पर क्या अटैक किया है, इसराइल का इसमें माशी क्या फायदा है? देखें, इसराइल के भी माशी फायदा हासिल है, ठीक है ना। इसराइल भी तो अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं ना। और जैसे मतलब एक यहूदियों की और मुसलमानों की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से के वक्त से ही एक जंग चली आ रही है कि यहूदी हमारे कभी भी दुश्मन दोस्त नहीं है। और कुरान शरीफ में भी मतलब हमें वाज़ेह तौर पे हुक्म दिया गया है कि इन काफिरों के साथ जो है दोस्ती ना करो, कि ये तुम्हारे कभी भी गमख्वार और दोस्त नहीं होंगे, ये तुम्हारे कभी हमदर्द नहीं होंगे। इनको जब मौका मिलेगा तुम्हारी पीठ पर वार करके तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। इस पॉइंट पे अगर हम मेरा इसमें देखें, इस पॉइंट में तो जाए तो ये है कि फिर शायद मुसलमान जो है अपने इस मजहबी नुक्ता नजर को लेकर इसराइलियों से लड़े, जबकि सूरत हाल ये है कि इस सरजमीन पर कब्जा इसराइल ने यूएनओ के तहत करवाया और उसके बाद पिछले 100 साल से ऑलमोस्ट तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया जो वहां बेमाना कत्ले आम हो रहा है, कब्जा किया जा रहा है, गजा में जो कुछ किया गया। इससे तो ये पता चलता है कि ये जो वजूहात है इसका तो इसराइल जिम्मेदार है ना, वो इतने भयानक। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इसराइल जिम्मेदार है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ हम मुसलमान भी जिम्मेदार हैं। बदकिस्मती से इस्लाम के इब्तिदा से ही हमारे अंदर मीर जाफर और मीर सादिक मौजूद थे। आप देखें वाकया करबला क्या है, क्या वो मीर जाफर और मीर सादिक का वाकया नहीं है? हजरत उस्मान की शहादत क्या है, हजरत अली की शहादत क्या है? हमारे अंदर ही वो की यहूदियों ने आके तो नहीं मारा था, मुसलमान ही थे ना जो मीर जाफर और मीर सादिक हुए। किसकी साजिशों के शिकार हुए? यहूदी साजिशों के शिकार। ठीक हो गया। इसमें आज भी हम जो है मुसलमान, ईरान में जो उनकी क़यादत मारी गई थी वो किसने मारी? हमारे मैं आपको बताता हूं, एक पॉइंट ये है कि जो इन्होंने भी कहा कि ये टोटली इकोनॉमिकल जंग है सारी। दूसरी साथ ही इन्होंने कहा कि मजहब का भी टच है इसमें, रिलीजियस भी एस्पेक्ट है, क्योंकि चले अमेरिका का तो मुझे समझ आती है कि फाइनेंशियल उसको क्रंच है और उसके लिए वो कर रहा होगा। ये इसराइल अटैक तो इसराइल ने किया ना, गजा पर हमला करके बर्बाद तो उसने किया, और उससे पहले भी अटैक जो पिछली भी वॉर हुई इसराइल ने अटैक किया, अग्रेसर है इसराइल। तो उसका तो देखे ना गजा में जो अटैक हुआ था, गजा के भी तो वसाइल पे कब्जा करना चाहता है ना। फाइनेंशियल जो इश्यूज है आप ये देखें, नहीं इसमें फाइनेंशियल इशू नजर नहीं आता। इसराइल का जो मामला है ईरान के साथ या मुस्लिम मालिक के साथ, उसमें फाइनेंशियल इशू नजर नहीं आता, उसमें आपको रिलीजन नजर आता है। इसराइल का तो जो मौकफ ही आइडियोलॉजिकली है ना जी, वो बेस बनाता है प्रॉमिस्ड लैंड का, फलां फलां। पहले तो मैं वो कर्जे की बात कर लूं कि चाइना के ऊपर भी एक्सटर्नल डेट बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। चलें अब दूसरी बात आ जाती है। मेरे एक दोस्त है, उनका बेटा वो बड़ा अच्छा सीनियर रैंक ऑफिसर है, दे वेंट टू अमेरिका। तो अमेरिका में किसी जगह पे ये उन्होंने पढ़ी एक बात खबर के जी अमेरिका पे इतना डेट है। वो कहते हैं अपने वालिद साहब को, बहुत बड़े जिम्मेदार है कि वालिद साहब ये इनका अमेरिका पे इतना डेट है। वो कहते हैं यार बात सुनो, ये जो कर्जा होता है ना ये माड़े का होता है, तगड़े का नहीं होता। यानी कि दुनिया में बेशुमार किस्म के घपले हो रहे हैं जिनमें ये भी है घपला है कि जब देना है तो फिर देखी जाएगी कौन सा आगे कोई ले जाएगा हमें संगी पे नौ रख के। तो ये अभी हेजेमनिक माइंडसेट खत्म तो नहीं हुआ दुनिया में। दो बात आपने इसराइल की यकीनन इसराइल का तो बेस ही, जिसे वो सो कॉल्ड आइडियोलॉजी कहते हैं, अपनी आइडियोलॉजी के बेस पे वो एक्सपेंशनिज्म चाहते हैं, उसी के बेस पे उनके अंदर इनसिक्योरिटी भी है। वो समझते हैं कि हमारा वजूद जो है वो सिक्योर नहीं है अनलेस एंड अनटिल के हम आगे जाके बफर जोन्स बनाए। जैसे मैं एक साहब हैं को हमारे प्रोफेसर हैं, उनका नाम है ज़हन में नहीं है, अमेरिका में बेस्ड है। वो कहते हैं ये एक्सपेंशनिज्म नहीं है, ये बफर जोन्स हैं। वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, लेकिन बहरहाल मैं तो उस थ्योरी से इसलिए नहीं एग्री करता कि अपने आप को सिक्योर करने के लिए आप 70,000 80,000 90,000 बंदा मार दें जिसमें ज्यादातर शहादतें बच्चों की हों, फिर समुद्र जो फ्लोटिला जाता है उसमें बमबारी कर दें, जो सिर्फ वहां पे सैटेनिक है ना, लाइफ सेविंग, जी बिल्कुल सैटेनिक है, जो लाइफ सेविंग चीजें लेके जा रहा है, खुराक लेके जा रहा है। ये एग्रेशन की कौन सी शक्ल है? ये कौन सा इकोनॉमिक वॉर है? बाकी रह गई कि इकोनॉमी चूंकि दुनिया को रूल करती है, दुनिया में रिलेशनशिप चले वो हो गया ना। अभी जो तो ऑटोमेटिकली जो मोखर हुआ है उसके अंदर भी देख लें कि ट्रंप ये बता रहे हैं कि उन्होंने और इसराइल ने मिलकर आज अटैक करना था, जी जी नहीं किया। जी जी इसमें जो इसराइल का फैक्टर है इसको अगर डालिया जाए तो ये फाइनेंस से ज्यादा आपको रिलीजियस लगता है। नहीं, रिलीजियस और लाइक माइंडेडनेस देखे ना, वो दोनों लाइक माइंडेड फोर्सेज आपस में, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। उनकी लॉबी अमेरिका में बहुत मजबूत है, अमेरिका जो है इसराइल के साथ अलाइंड है फुली।
तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर हम ये सोच रहे हैं, इकोनॉमिक तो समझ आती है कि चले जी वो इकोनॉमिक उसको इकोनॉमी तो एक वो शायद पीछे हट जाए, लेकिन जहां रिलीजियस फैक्टर्स आ जाते हैं वहां तो चीजें पीछे नहीं हटती। जी मैंने तो आपको पहले भी कहा था, मुझे तो बाज़ ईरान की भी जो क़यादत है, हाँ। उनके अंदर भी एक रिलीजियोसिटी तो बहुत ज्यादा है। एक रिलीजियोसिटी, एक जिंगोइज्म भी है, एक जुनून भी है। तो वो बाज़ मैं तो कई मरतबा ये भी कह देता हूँ कि जी हमें ईरान से जितनी मर्जी मोहब्बत सही या एक इस्लामी बरादर होने का एक तलब सही, लेकिन वहां भी एक ऐसी लॉबी है जिनको शायद अपनी आवाम से भी इतनी करना हो, क्योंकि बहुत बड़े बॉम्बिंग हो जाती है। तो बॉम्बिंग का तो एक मैथमेटिकल रिजल्ट आना है, ठीक है। अमाद साहब, लोगों ने शहीद होना है, बड़ी अहम बात है, तो लीडर्स को फर्क नहीं पड़ना। मुझे ये अमाद साहब ये बताइएगा कि जिंगोइज्म ये तो है, तो ये जो जंग है आपको नहीं लगता कि इसके होने की वजह स्टार्ट भी जिंगोइज्म थी, बुनियादी तौर पर रिलीजियस जो आपका बेसिस है, इसकी फैक्टर्स हैं, अभी भी ये जो फैक्टर है इस सारी वॉर को डोमिनेट कर रहा है, और ट्रंप शायद इस वजह से पीछे नहीं हट पा रहे। वो ब्लॉकेट खत्म कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जा पा रहे इसलिए कि उनको इलेक्शन सर पर खड़े हैं, वहां भी नुकसान हो रहा है। लेकिन इजराइल ने ट्रैप इस अंदाज में किया हुआ है कि वो क्या कहते हैं कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। रिलीजियस जो बिलीफ हैं वो माजी में भी इम्पैक्ट करते रहे हैं मुल्क को हिस्ट्री में, लेकिन आई थिंक अब दुनिया काफी आगे जा चुकी है और इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो इजराइल को मुझे आपने बताना है कि मैं आपको बिल्कुल तो एग्जांपल्स देता हूं। हमने ईरान की एग्जांपल दी। अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्सा पहले इजराइल पे, फलस्तीन पे बहुत के लोगों पे बेइंतहा जुल्म हुआ, ठीक है। यही मुस्लिम मुल्क थे, यही वही मुल्क थे, वो एक कोई फोर्सफुल एक्शन नहीं ले सके। लेकिन जब एक बड़ी इकॉनमी को जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की शक्ल में है वहां पे इम्पैक्ट आया, तो आपने बिहेवियर देखा कि एक मुख्तलिफ मुल्क इन्वॉल्व हो गए, कतर इन्वॉल्व हो गया और मिडिल ईस्ट के मुल्क इन्वॉल्व हो गए अपनी अपनी ट्रेड्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो मच तो आप ये देखें कि ईरान इट्स नॉट सिंपली ट्रेड, ये तो उनके एग्जिस्टेंस का मसला आ गया। एग्जैक्टली। तो बेसिकली इस वक्त तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज अपनी एग्जिस्टेंस की वॉर में चले गए, बिल्कुल अपनी एग्जिस्टेंस की वॉर में चले गए। और आप दूसरे आप रिलीजियस फैक्टर को अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें, उसके साथ मिलाएं, आपने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब जो कि इजराइल गए थे जब ये अटैक हुआ ईरान के ऊपर, और वही मोदी साहब उसके बाद यूएई गए, जो इस वक्त यूएई मिडिल ईस्ट में वाहिद मुल्क है यूएई जिसका ईरान के साथ कन्फ्रंटेशन चल रही है। यहाँ सीज फायर के बाद उन्होंने आपस में वहां पे एक्सचेंज हुआ, और वो ये वही यूएई है जिसने तकरीबन 6000 ज्यूज को पिछले 1400 साल में पहली दफा अपनी वो ये समझ लें कि वहां की शहरियत दी है। बिल्कुल। सो आप ये देखें कि यूएई एंगेज हो, इंडिया के साथ भी एंगेज कर रहा है, इजराइल के साथ भी एंगेज कर रहा है, अपने प्रोटेक्ट कर रहा है मामलात अगेंस्ट, और जो कि इस वक्त ईरान के साथ मेन कन्फ्रंटेशन फोर्स बनी है मिडिल ईस्ट में अपेरेंटली, जो क्रिटिक्स कह रहे हैं। और उसके बावजूद अरगची वेंट टू इंडिया, डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वहां पे उसने इंडियन सिविलाइजेशन की और उनकी लीडरशिप की तारीफ की। अच्छा, मैं यहाँ पर उसकी वजह बड़ी है। अमाद साहब, मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ छोटा सा एक पॉइंट, कि मैं इसलिए रिलीजियस फैक्टर कह रहा हूँ। हमारे यहाँ यूदो हनूद की बात भी की जाती है। डेविड बिन गौरियन उनका पहला प्राइम मिनिस्टर इजराइल का, जिसने फलस्तीनियों का कत्लेआम किया था सब, तो वो 1960 में अपनी कैबिनेट को फाउंडर उनका था, जैसे हमारे कायदे आजम उनका फाउंडर। उसने ये कहा था कि जो आप बनाने जा रहे हो, यानी आप ग्रेटर इजराइल जो बनाने जा रहे हो, उससे अरबों से आपको कोई खतरा नहीं, आपको असल खतरा पाकिस्तान से है। ये आप उसका स्टेटमेंट पढ़ें, आपको नेट पे भी मिल जाएगा। अपनी कैबिनेट से उसने कहा था। लेकिन इनको खत्म करने के लिए, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए एक साथ मुल्क है, वो उसका नाम है भारत। हमारा फ्यूचर में जो अड्डा होगा, जो हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा जहां से हम ये लड़ेंगे, तो वो इंडिया होगा। और आपको याद है कि 70 सालों के बाद जब ये इजराइल ये अपना एक्सपेंशन की तरफ गया है, तो मोदी ने वहां विजिट किया अपने पिछले टेन्योर में भी, और आज भी आपको पता है कि मोदी जब ये अटैक हुआ है तो साथ गया। तो इसका मतलब ये है कि मजहबी लिंक्स हो तो बहुत दे आर वेरी मच देयर, लेकिन हम अगर इग्नोर करके इसको कह रहे हैं कि नहीं जी ये सिर्फ इकोनॉमिक वॉर है, तो कहीं हम डिट्रैक्ट नहीं हो रहे। मैं आपको ये इसी आपके जो आर्गुमेंट है इसको आगे लेके जा रहा था कि द रीजन ईरान वेंट टू इंडिया इज के इंडिया हमेशा से ईरान का वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ आयरन ऑयल रहा है, इवन आफ्टर सैंक्शंस। दोस्त भी रहे हैं वो, और उनके बहुत ताल्लुकात रहे हैं, बड़े दोस्त रहे हैं। और जहाबाद पोर्ट, जहां पे पाकिस्तान को बहुत रिजर्वेशंस हैं कि वो एक इंडियन डोमिनेंट पोर्ट है, और वहां पे पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स क्लेम किया है कि अफगानिस्तान पे और हमारे बॉर्डर्स पे वहां पे रोल है इंडियंस का। लेकिन वो इंडिया ईरान बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक टाइज इन सेक्शंस में बहुत इन सेक्शंस होने के बावजूद
बहुत कम बायर्स थे जो उनके साथ लोग काम करते, तो इंडिया वाज अ वेरी वाइटल पार्टनर इन देयर ट्रेड, तो उन्होंने उस रिलेशनशिप इंटैक्ट रखा। ही वेंट द नीड, हालांकि इंडिया का कोई नेगोशिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान ने कंप्लीटली ओवरशैडो किया हुआ है इस पूरी सिचुएशन में इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, वहां गए। दूसरा आप ये देख लें कि सऊदीया भी इस्लामिक मुल्क है, यूएई भी इस्लामिक मुल्क है, लेकिन हम सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं और यूएई अपने और ज्यादा टाइज इंडिया के साथ बेहतर कर रहा है। सो आई थिंक कहीं कहीं पे हम ओवर प्ले कर जाते हैं रिलीजन को एटलीस्ट। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा अमेरिकन इनकी भी सारे आप मीडिया पढ़े, इनकी जो माजी की सारी चीजें, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने आज से 15-20 साल पहले बताया था कि जो वहां पर पेंटागन है या सीआईए, वहां एक एजेंडा बन रहा है कि मुस्लिम मालिक को वन बाय, जिसमें शाम है, उर्दन है, इस सबको वन बाय वन खत्म किया जाएगा और ये पूरा एक जगह जो जगह है ना वहां पर बिल्कुल क्लियर किया उनका लफ्ज बोला था टेक आउट, टेक आउट। अच्छा, वो करते गए। अब असल मसला ये है, मैं इसको रिलीज प्रोस्पेक्ट में इसलिए लेके जाना चाह रहा हूं कि वो जो ग्रेटर इजराइल का एजेंडा है उसमें अगर उसकी राह में अगर कोई रुकावट रह गया, एक आम जो है पूरी कौम है वो ईरानियन से ज्यादा स्ट्रांग है, अगर ईरान खत्म हो जाता है तो जो मिडिल ईस्ट के जितने ममालिक है वहां तो उनके अड्डे भी ऑलरेडी मौजूद है, अमेरिकन और इसराइल की शक्ल में, अमेरिकन की शक्ल में इसराइल हर जगह मौजूद है, दुबई में मौजूद है, सऊदी अरब में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि ये आखिरी एक आप समझे किला है, बुलवर्क, हाँ बस, इसको अगर गिरा दिया जाता है तो फिर तो उनके लिए सारा रास्ता ग्रेटर इजराइल का सीधा हो जाता है। तो ये इकोनॉमिक वॉर से कहीं ज्यादा ग्रेटर इजराइल की वॉर लग रही है। मैं इजराइल के रोल को बिल्कुल मैं इससे कोई डिनाई नहीं है कि इजराइल ने जो गजा में किया, जो उनकी अनफॉर्चुनेटली, मैं ये कहता हूं कि वो जूइश नहीं, एक अनऑर्थोडॉक्स एक्सट्रीमिस्ट जो है वो माइंडसेट की जो गवर्नमेंट है, जो कि जिनको जिसके 40% अमेरिका में 40% जो जूज हैं वो उनकी अपनी इजराइल गवर्नमेंट को साथ नहीं खड़े। रीजन टू दैट, तो वो ये इस चीज को जरूर रिप्लाई कर रहे हैं, बट उन्होंने बाकी ममालिक को जो इन्वॉल्व किया है, यूएस को, वो एक इकोनॉमिक आई थिंक एस्पेक्ट के साथ किया हुआ है, और बाकी जो अपने लाइफ एंगेज किया हुआ है, वेदर इट्स यूएई के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इजराइल बन रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजी का, ऑलरेडी आयरन डोम दे चुका है उनको, और देयर इज अ लॉट ऑफ पैक्ट बिटवीन यूएई एंड इजराइल। सो यूएई इज अ वेरी मच एज अ मुस्लिम कंट्री, अबू धाबी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस वहां पे इस वक्त किंगडमशिप है। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज अ मिक्स ऑफ बोथ, बट आई थिंक इकोनॉमी इस वर्क को ज्यादा डिप्राइव कर रही है। इजराइल तो पिछले 1.5 महीने से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि ये जंग रुकी क्यों है। ही वांट्स मोर एग्रेशन, बट इन स्पाइट ऑफ दैट एक कहीं ना कहीं किसी हद तक सैनिटी प्रिवेल्ड है, और अभी तक उस तरह फुल फ्लैज जंग 1.5 माह से रुकी हुई है।